एवरीवन, वेलकम टू संकल्प JRS। आज हम पढ़ेंगे इमाइल दुर्खीम के बारे में। तो सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। इमाइल दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को एपिनल फ्रांस में हुआ। इनकी मृत्यु 1917 में। जैसे कि यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जाता है कि दुर्खीम जी का जन्म कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ। इनका जन्म स्थान आपको याद रखना जरूरी है। फिर अपन आगे चलते हैं, इनके बुक्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो नेट के एग्ज़ाम में बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल यूजीसी नेट एग्ज़ाम में क्या जैसे पूछने जाने लगा है कि क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, उसको आपको सीक्वेंस वाइज याद करना ज़रूरी है। उसको जैसे आपको सीक्वेंस वाइज दिख जा रहा है 1893, 1895, 1897, 1903, तो सीक्वेंस वाइज आपको याद करना जरूरी है बुक्स। तो पहला इनका बुक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी इन 1893। तो इनमें याद रखना जरूरी है, पीएचडी किया है इनमें, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में पीएचडी किया। सेकंड बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895। थर्ड बुक है द सुसाइड 1897। फोर्थ बुक है पिरामिड क्लासिफिकेशन 1903। फिफ्थ बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। फिर है दुर्खीम की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दुर्खीम की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें कौन कौन सी है। तो पहला है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी 1924, मोरल एजुकेशन 1925। आपका बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी याद करना जरूरी है, बहुत बार एग्जाम में आया है। फिर अपन पढ़ेंगे इनकी अवधारणाओं के बारे में, जो इनका सिद्धांत दिया है। तो पहला सिद्धांत है सामाजिक एकता का सिद्धांत। इनको डिटेल्स पढ़ते हैं अपन। सामाजिक एकता का सिद्धांत दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के फर्स्ट पार्ट में सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया है। जैसे दुर्खीम ने बताया कि दुर्खीम ने सामाजिक एकता के सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। पहला है यांत्रिक एकता, दूसरा है सावयवी एकता, मैकेनिकल सॉलिडरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। तो यांत्रिक एकता के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे कि यांत्रिक एकता प्राचीन समाज में पाया जाता है, पुराने समाजों में। इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति समाज के साथ इतना घुल मिल जाता है कि व्यक्ति और समाज के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसमें सामूहिक चेतना प्रभावी होती है। जैसे कि यांत्रिक एकता नाम से स्पष्ट है, यंत्र अर्थात मशीन। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, उसका बटन स्टार्ट करने पर मशीन कार्य करने लगता है। वैसे व्यक्ति नियम कानून रीति रिवाज धर्म परंपरा के कारण यंत्रवत कार्य करने लगता है। जैसे यांत्रिक एकता में क्या होता है ना, व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसको समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता है। इसमें व्यक्ति को कठोर सजा दी जाती है यांत्रिक एकता में। इसमें दमनकारी कानूनों की प्रधानता होती है। जैसे कि यांत्रिक समाज को समरूपता की एकता भी कहते हैं, मतलब इसमें सभी को समान रूप से देखा जाता है। अपन पढ़ेंगे सावयवी एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के बारे में। सावयवी एकता जैसे कि आधुनिक समाज में पाया जाता है। इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत चेतना प्रभावी होती है। जैसे क्या होता है ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, लोगों की आवश्यकता बढ़ती है, तो उसको पूरा करने के लिए समाज श्रम विभाजन का जन्म होता है समाज के द्वारा। जैसे कि समझना बात को, जैसे मेरे घर में 4 हैं, हम 2 भाई हैं, एक पापा है एक मम्मी है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम आवश्यकता कम है हमारी, लेकिन वहीं किसी के घर में 10 परिवार है, तो आवश्यकता उन लोगों की ज़्यादा हो जाती है रोटी कपड़ा मकान की, तो उस हिसाब से श्रम विभाजन करना पड़ता है। फिर है इसमें क्या होता है ना, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि व्यक्ति के महत्व में वृद्धि जब होती है तो प्रतिकारी असहकारी कानूनों की प्रधानता होती है, ठीक है। प्रतिकारी सहकारी कानूनों की प्रधानता होती है। अब मैं आपको यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में डिफरेंस बताता हूँ, याद रखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एक बार में ही। जैसे यांत्रिक एकता प्राचीन समाज में पाया जाता है, सावयवी एकता आधुनिक समाज में पाया जाता है। यांत्रिक एकता में सामूहिक चेतना प्रभावी होती है और सावयवी एकता में व्यक्तिगत चेतना प्रभावी होती है। यांत्रिक एकता में दमनकारी कानूनों की प्रधानता होती है, सावयवी एकता में प्रतिकारी या सहकारी कानूनों की प्रधानता होती है। फिर है यांत्रिक एकता में समाज को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि सावयवी एकता में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। ये इनके बीच में डिफरेंस है, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर है जैसे कि दुर्खीम जी के अनुसार
यांत्रिक समाज सावी समाज में जब परिवर्तन होता है तो जनसंख्या घनत्व, जो जनसंख्या घनत्व वो उत्तरदायी है, क्योंकि यांत्रिक समाज में तो जनसंख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है सावी समाज आ गया। आप अपन पढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सोशल फैक्ट, आपको कीवर्ड्स है सोशल फैक्ट, आपको सोशल फैक्ट जहाँ दिख जाए आपको दुर्खीम लगा देना है। तो दुर्खीम की पुस्तक जो है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, उसमें क्या है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी है दुर्खीम ने। तो दुर्खीम ने इनकी परिभाषा देते हुए कहा है कि सामाजिक तथ्यों में कार्य करने, सोचने और अनुभव के लिए ढंग सम्मिलित हैं, जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तथा जो अपनी शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। इसको मैं सामाजिक तथ्य को बहुत इजी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि सामाजिक तथ्य सोचने, समझने, विचार करने के ऐसे तौर तरीके हैं जिनमें सामूहिकता पाई जाती है। ओके, यानी सारे के सारे एक जैसा काम करते हैं और सभी के सभी एक चीज़ को फॉलो करते हैं। सामाजिक तथ्य का निरीक्षण और परीक्षण किया जा सकता है, ये याद रखना जरूरी है। जैसे कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं उसका निरीक्षण परीक्षण किया जा सकता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है और श्री कृष्ण जी हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता तो सामाजिक तथ्य है, लेकिन जो श्री कृष्ण जी है वो सामाजिक तथ्य नहीं है। क्योंकि देखना, श्रीमद् भगवद गीता का हमारे सामने है, बुक है, तो उसको हम निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे हैं तो उनको हम निरीक्षण परीक्षण नहीं कर सकते हैं ना। फॉलो तो करते हैं, लेकिन सामाजिक तथ्य का निरीक्षण परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्लियर। आगे चलते हैं। फिर है, इसमें आपको बताता हूँ, जैसे एग्ज़ाम में पूछा गया था एक टाइम कि सामाजिक तथ्य का अर्थ क्या है। तो सामाजिक तथ्य वस्तु के समान है, याद रखना जरूरी है, ये सभी समाजों में पाया जाता है। ठीक है, आप इनकी विशेषता पढ़ते हैं। पहली विशेषता है बाह्यता, एक्सटीरियोरिटी। जैसे कि अब समझना ना, जो ट्रैफिक रूल्स है वो सामाजिक तथ्य हैं, और इन ट्रैफिक रूल्स को तो हम सभी इंसानों ने मिलकर ही बनाया है, बहुत सारे इंसानों ने मिलकर ही बनाया है। तो जब हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो हमारा चालान कटता है। बनाया तो फिर समझना, तो बनाया तो हम ही हैं, लेकिन हमारा ही चालान कट जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमको बाहरी सामाजिक तथ्य जो है हमको बाहरी रूप से कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनकी पहली विशेषता हो गई बाह्यता, ये आपको याद रखना जरूरी है। बाह्यता इंग्लिश में याद रख लेना, एक्सटीरियोरिटी। फिर दूसरी विशेषता है बाध्यता, कॉन्स्ट्रेंट। जैसे कि सामाजिक तत्व जो होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। जैसे आप समझना बात को, जो हमारा समाज होता है, परिवार होता है, वो कहता है कि आपको अपने धर्म और अपने कास्ट में ही शादी करना है, कंपलसरी है आपके लिए। अगर आप दूसरे धर्म और कास्ट में शादी करोगे तो आपको इस समाज से और परिवार से बाहर कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इसी डर के कारण, अपने परिवार और समाज के डर के कारण क्या शादी अदर कास्ट में शादी नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए बाध्यकारी हो जाते हैं सामाजिक तथ्य। फिर तीसरी विशेषता है समानता, मतलब ये सभी समाजों में पाया जाता है सामान्य रूप से। फिर स्वतंत्रता, चौथी विशेषता इनकी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट, मतलब इनका जो स्वरूप होता है उनको बदला नहीं जा सकता। जो नियम कानून होते हैं वो को बदल नहीं सकते हम। फिर अपन पढ़ते हैं सामाजिक तथ्यों के प्रकार। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के 2 प्रकार बताए हैं। सामान्य सामाजिक तथ्य, ये सामान्य रूप से विद्यमान होते हैं, मतलब सभी समाजों में। फिर ये व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, जैसे कि व्याधिकीय सामाजिक तथ्य नाम से ही समझ आ रहा है, डिसीज, बीमारी, मतलब जो बीमारी अपराध में इनकी क्या होता है ना, असामान्य रूप से समाज में विद्यमान होते हैं, जिससे क्या है अपराध में तीव्र वृद्धि होती है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य से। अब है सामाजिक तथ्य के अध्ययन के लिए नियम। पहला तो अपन क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं सभी सामाजिक तथ्य का, भी तो ऑब्जर्वेशन कर लिए, तो उसका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर कार्यकरण संबंध की खोज करते हैं, फिर उसका सिद्धांत बनाते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसका थ्योरी लिखते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं सुसाइड, ये इम्पॉर्टेंट है, आत्महत्या का सिद्धांत। जैसे कि दुर्खीम की जो पुस्तक है सुसाइड, उसमें दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। दुर्खीम का कहना है आत्महत्या समाज द्वारा की गई व्यक्ति की हत्या है, हत्यारा समाज है, व्यक्ति नहीं।
दुर्खीम ने आत्महत्या को सामाजिक घटना माना है। अब इसको, इस लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इजी लैंग्वेज में। जैसे कि समझना कि राजस्थान कोटा है, ठीक है, उसमें हज़ारों बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, हज़ारों लाखों। तो क्या होता है कि जब वो घर से जाते हैं तो परिवार की भी उम्मीदें उनसे जुड़ी होती है कि इस साल आपको क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम अच्छे नंबर से रैंक लाना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं कि आपका बच्चा तैयारी करने गया है, तो बार बार पूछते रहते हैं कैसी चल रही तैयारी। तो जब जिस दिन रिजल्ट आता है तो बच्चा अगर फेल हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चल जाता है, समाज के दबाव में आकर फिर आत्महत्या कर लेता है। इसलिए दुर्खीम ने आत्महत्या को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत घटना ना मानकर सामाजिक घटना माना है। और दुर्खीम ने कहा है कि आत्महत्या समाज द्वारा की गई व्यक्ति की हत्या है, हत्यारा समाज है, व्यक्ति नहीं। ओके, क्लियर। फिर अपन पढ़ते हैं आत्महत्या के प्रकार। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आता है। जैसे कि आपको दे देगा कि तलाकशुदा और अविवाहित किस प्रकार की आत्महत्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये अहमवादी इगोइस्टिक सुसाइड है। अहमवादी आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति क्या होता है ना, अपने आप को समाज से अलग महसूस करने लगता है। वह सोचता है कि समाज उसकी आवश्यकता को पूरा ही नहीं कर सकता। व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ ही सब कुछ हो जाता है। जैसे कि समझना तलाकशुदा, जैसे कोई महिला है, उसका अभी तलाक हुआ है, तो आसपास के पड़ोस के लोग क्या कहेंगे पता है कि ये महिला कोई गलती की होगी इसलिए उसका पति उसको छोड़ दिया है। तो महिला कहीं भी शादी में, विवाह में जाती है तो लोग उसको ताना देते हैं, उसके पीठ पीछे उसकी बातें करते हैं, उसको उस नज़र से देखते हैं। तो महिला क्या होती है कि समाज से अलग रहने लगती है, अपने को समाज से कटा कटा महसूस करने लगती है। तो फिर वो अलग रहते रहते डिप्रेशन में कभी कभी चल जाती है। तो महिला फिर क्या बोलती है, आत्महत्या कर लेती है। तो इस प्रकार की आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या होती है। ये अविवाहित मतलब जिसकी शादी नहीं हुआ है उसमें ज़्यादा होती है। फिर है सेकंड है परार्थवादी आत्महत्या, अल्टुरिस्टिक सुसाइड। इंग्लिश में भी याद करना जरूरी है, इंग्लिश टर्म कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि हिंदी का तो बहुत सारा मीनिंग निकल जाता है, लेकिन इंग्लिश टर्म आपको याद रहेगा तो फिर क्या बोलते दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इंग्लिश टर्म भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी टर्म का बहुत सारे क्या बोलते हैं समानार्थी शब्द आ जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा फिर, इसलिए इंग्लिश टर्म आपको याद रखना जरूरी है। जैसे परार्थवादी आत्महत्या तब होती है जब इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति समाज से इतना घुल मिल जाता है ना कि व्यक्ति और समाज के बाद बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाता है। व्यक्ति स्वयं को समाज समझने लगता है, और समाज में किसी प्रकार की भी आपदा आने पर व्यक्ति अपना जान देने को भी तैयार हो जाता है। जैसे समझना सती प्रथा है, जैसे पहले के ज़माने में किसी का पति मर जाता था, ठीक है, तो क्या होता था कि पत्नी उस चिता में खुद उस चिता के साथ जलकर मर जाती थी। जौहर प्रथा हो गया, फिर सैनिक बलिदान हो गया, जैसे सैनिक लोग अपने देश के लिए बलिदान देते हैं, यह परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है विसंगति एनोमी सुसाइड। जैसे इसमें क्या होता है ना कि जब व्यक्ति के जीवन में अचानक से कोई परिवर्तन आ जाता है तो इस प्रकार की आत्महत्या होती है। इसमें सामाजिक नियंत्रण पूरा कम हो जाता है। जैसे समझना इसको, जैसे कि अचानक दिवालिया हो जाने पर अत्यधिक दुख की स्थिति में आत्महत्या करना। जैसे कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो एकदम लॉस में चल गया वो, तो उसमें डिप्रेशन में आ जाता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं कर्ज में डूब गया, कैसे करूँगा, तो फिर आत्महत्या सुसाइड कर लेता है। जैसे दहेज है, किसी ने लड़की की मान लो नई शादी हुई है, ठीक है, तो शादी हुई है उस लड़की की, तो उसके क्या बोलते हैं ससुराल उसको इतना टॉर्चर करते हैं कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मुझे ये मेरे डिमांड को पूरी करो, तो उस टेंशन में आकर लड़की आत्महत्या कर लेती है। जैसे कि अकाल आ गया, आपका प्राकृतिक आपदा आ गया, इसमें व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है डिप्रेशन में आकर। फिर है भाग्यवादी आत्महत्या। जैसे कि भाग्यवादी आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति पर बहुत अधिक नियंत्रण होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे नियम को पालन करना पड़ता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति क्या होता है सोचता है कि ये सबसे स्वतंत्र होना चाहता है। जैसे कि समझना आप, जैसे कोई बंधुआ मजदूर होता है तो वो चाहता है कि वो अपने मालिक से एकदम दूर स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि वो इतना उस पर कठोर कानून उसका मालिक लागू कर देता है
जैसे अपने इशारों पर नचाता है उसको, तो वो जो बंधुआ मजदूर हो जाता है, वो जो होता है वो चाहता है कि ये सबसे मैं मुक्त हो जाऊँ, स्वतंत्र हो जाऊँ। तो फिर ये क्या बोलते हैं, भाग्यवादी आत्महत्या कर लेता है वह। तो मतलब जैसे बंधुआ मजदूर हो गए, दास हो गए, जैसे कि बहुत सारे टॉर्चर कर रहे हैं तो परेशान हो जाता है व्यक्ति, तो ये सब क्या बोलते हैं, भाग्यवादी आत्महत्या कर होता है। जैसे कि किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, तो मतलब अत्याचारों से परेशान होकर बहुत अधिक कठोर कानून जब लागू कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की आत्महत्या मतलब भाग्यवादी आत्महत्या होती है। तो आपको सबको याद रखना जरूरी है, चारों प्रकार है। पहला तो है अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड, इसमें तलाकशुदा और अविवाहितों में इस प्रकार की आत्महत्या ज़्यादा होती है, क्लियर, ठीक है। फिर दूसरा परार्थवादी आत्महत्या, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, इसमें जैसे कि सती प्रथा, जौहर प्रथा, सैनिक बलिदान, इसमें आत्महत्या होती है, इस प्रकार की ज़्यादा आत्महत्या होती है। फिर विसंगति आत्महत्या, एनिमल सुसाइड, जैसे अकाल वाक हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गई, दहेज, अचानक दिवालिया हो जाने पर अत्यधिक दुख की स्थिति में आत्महत्या करना, सब एनोमी सोसाइटी के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे अचानक जब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है तो। फिर है भाग्यवादी आत्महत्या, जैसे कि बंधुआ मजदूर हो गया, दास द्वारा जी की बंधुआ मजदूर और बाद एवं दास द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, सब भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। फिर है जैसे कि दुर्खीम ने सामाजिक एकीकरण का हवाला देकर अहमवादी और परार्थवादी का वर्णन किया। जैसे कि जो अहमवादी और परार्थवादी आत्मा, इसमें सामाजिक एकीकरण पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना जरूरी है। जैसे कि जो अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्या है उसमें सामाजिक एकीकरण पाया जाता है। फिर क्या है, विसंगति और भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण अधिक पाया जाता है, सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है। और फिर क्या, दुर्खीम ने एनोमी की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग दुर्खीम ने किया है। फिर आगे चलते हैं, जैसे कि दुर्खीम ने जब आत्महत्या का अध्ययन के लिए 11 देशों का अध्ययन किया, तो फिर वो आत्महत्या की दर को बताया है दुर्खीम ने। जैसे कि दुर्खीम जी कहते हैं कि गांव की तुलना में शहरों के लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक आत्महत्या होती है, कम आयु की तुलना में अधिक आयु के लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। फिर है कि एक सेकेंड, कैथोलिकों की तुलना में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले अधिक आत्महत्या करते हैं, विवाहितों की तुलना में अविवाहितों, तलाकशुदा में अधिक आत्महत्या होती है, आम नागरिक की तुलना में सैनिक लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। तो ये दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की दर है। फिर है इनका चौथा सिद्धांत, आत्महत्या श्रम विभाजन का सिद्धांत, द डिवीज़न ऑफ लेबर। दुर्खीम की जो पुस्तक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया। दुर्खीम ने श्रम विभाजन के 2 कारण बताए, जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि, जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। डिटेल से पढ़ते हैं अपन इसको। जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि, जैसे कि जब क्या होता है, जनसंख्या कम होती है तब आवश्यकता भी कम होती है, इसलिए श्रम विभाजन का अभाव था। जैसे कि पहले के प्राचीन जमाने में जनसंख्या कम थी तो आवश्यकता कम थी, इसलिए श्रम विभाजन का अभाव था पुराने समय में। लेकिन जब अभी क्या आधुनिक समाज आ गया है तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है, तो इसलिए श्रम विभाजन का जन्म हुआ है। फिर है जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। इसमें क्या आता है, एग्जाम में पूछा था यूजीसी नेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कि जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन दिया होता है। तो इसका अर्थ है कि लोगों के बीच सहयोग या अंतःक्रिया का बढ़ना, ठीक है। जैसे इसमें समझना क्या है ना, कि समाज का उत्तरदायित्व है जो कि वो व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ति करे, तो व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए समाज श्रम विभाजन करता है, ठीक है। तो इसके अनुसार व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको कार्य दिया जाता है। फिर अपन आगे पढ़ते हैं श्रम विभाजन के प्रकार। पहला है सामान्य श्रम विभाजन, दूसरा असामान्य श्रम विभाजन। सामान्य श्रम विभाजन में विभाजन से सामाजिक एकता में वृद्धि होती है और असमान श्रम विभाजन से सामाजिक एकता में कमी आती है।
असमान श्रम विभाजन के भी दो प्रकार हैं। अप्रतिमानी श्रम विभाजन, जैसे कि कठोरता से नियम को लागू करना। समझना कि पहले क्या है था कि जो जैसे कि कठोरता से नियमों को लागू करना, जैसे इसमें क्या अलगाव की स्थिति आ जाती है। जैसे कि कोई जो मजदूर है फैक्ट्री में काम करता है तो उसको अपने काम के प्रति अलगाव आ जाता है। फिर क्या है विवशता मूलक श्रम विभाजन, जैसे कि बंधुआ मजदूर है कोई, ठीक है, तो बंधुआ मजदूर जो है वो विवश होकर कार्य कर रहा है, तो इसके अंतर्गत विवशता मूलक श्रम विभाजन के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी आ जाती है। जैसे कि श्रम विभाजन का सर्वप्रथम वर्णन एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में किया है। दुर्खिम का यह सिद्धांत, दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत प्लेटो से प्रभावित है, ठीक है। हाँ, ये एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। जैसे कि दुर्खिम ने समाजों का वर्गीकरण कैसे किया है, तो पहला सरल समाज बताया, सरल समाज को आदिम कबीला समाज बताया है। बहुखंडी सरल समाज को मिश्रित समाज बताया है। इस साधारण मिश्रित समाज को जनजाति समाज बताया है। दोहरे मिश्रित समाज को आधुनिक जटिल समाज बताया है। ये भी आपको याद रखना जरूरी है। फिर इनका है धर्म का सिद्धांत, ये पढ़ते हैं डिटेल से अपन। जैसे कि दुर्खिम की जो पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, उसमें धर्म का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया है। जैसे कि दुर्खिम धर्म की परिभाषा देते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की वह व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले पर नैतिक रूप से समुदाय में संयुक्त कर लेता है। इसको मैं इजी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे कि धर्म क्या है कि पवित्र वस्तु से संबंधित विश्वास है, ठीक है, तो जो व्यक्ति इन पर विश्वास करता है उसको एक समुदाय में बांध लेता है धर्म, ठीक है। फिर है धर्म के 3 तत्व दुर्खिम के अनुसार, विश्वास, कर्मकांड, नैतिकता। फिर है जैसे कि इम्पोर्टेंट है, दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया। फिर दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में कोरीवरी त्यौहार को पावन बताया है, इसको याद रखना जरूरी है। फिर है दुर्खिम ने सामाजिक जीवन की समस्त घटनाओं को 2 भागों में बांटा। जो जैसे कि हमारा जो सामाजिक जीवन जो जीते हैं अपन, उसमें जो समस्त वस्तुएं घटना है उसको दुर्खिम ने 2 भागों में बांटा है। पहला है पवित्र सैक्रेड, दूसरा अपवित्र प्रोफेन। जैसे कि दुर्खिम पवित्र वस्तु को टोटम या गढ़ चिन्हवाद का है और टोटमवाद को ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप दुर्खिम ने बताया। अब ये जो ब्लैक लाइन पेन से लिखा हुआ है सब इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में आ चुका है सब। जैसे टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेलॉक ने किया। दुर्खिम ने कहा है समाज ही वास्तविक देखता है। स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है, इम्पॉर्टेंट है। फिर ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कि किसने कहा कि धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, दुर्खिम ने कहा। फिर धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार, समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक अभिपुष्टि करना है, ये भी दुर्खिम ने कहा है और ये एग्ज़ाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया था, इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सब परिभाषा याद रखना जरूरी है। फिर अपन पढ़ते हैं इनकी अवधारणा है, 6वीं अवधारणा सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा। अब समझना, जब सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति किसी या प्रतीक या चिन्ह के रूप में होती है तो उन्हें सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि आपको ये समझना जरूरी है कि सामूहिक चेतना होती क्या है, ठीक है। तो समझाता हूँ मैं। देखिए सामूहिक चेतना क्या है। जैसे कि सामूहिक चेतना वह विश्वास है जो समाज के औसत सदस्यों से समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि जो सामूहिक चेतना है वो समाज के सभी सदस्यों में समान रूप से पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं भगवान श्री राम को मानते हैं तो उस अधिक से अधिक सदस्य उसको भगवान श्री राम को मानते हैं, तो वही सामूहिक चेतना है, ठीक है। तो क्या है कि जैसे कि जब सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति किसी प्रतीक या चिन्ह के रूप में होती है, जैसे कि हम भगवान को मानते हैं जैसे, तो वो प्रतीक है ओम के रूप में है, तो उसी को ही सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, क्लियर। जैसे कि राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, कोई धार्मिक प्रतीक हो गया, जैसे ओम का चिन्ह हो गया, जैसे हम भगवान को मानते हैं, तो यही सामूहिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। फिर है विसंगति की अवधारणा।
कॉन्सेप्ट और ऑफ एनोमी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि द डिवीज़न इन लेबर इन सोसाइटी में दुर्कीम ने श्रम विभाजन के सामान्य तथा वैधिकी परिणामों का उल्लेख किया है। इसको विसंगति को समझते हैं। जैसे कि दुर्कीम जी कहते हैं कि जो विसंगति है उसके लिए समाज को उत्तरदायी माना है, कि समाज ही इसका कारण है, विसंगति के कारण। फिर क्या होता है ना, इसको समझाता हूँ आपको आसान। जैसे कि जो क्या है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी, तो उसकी बहुत सारी आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति क्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अपना संबंध है समाज से जोड़ता है और उम्मीद करता है कि समाज के और भी जो सदस्य हैं उनका सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन जब उसका उम्मीद पूरा नहीं हो पाता है तो व्यक्ति में जैसे निराशा हो जाती है, उसको बदला लेने की भावना आती है, और वह जैसे कि व्यक्ति क्या करता है कि जो समाज के नियम आदर्श हैं उसको पालन नहीं करता है। तो जो व्यक्ति का यह व्यवहार ही विसंगति या नियमहीनता है। क्लियर। फिर अपन पढ़ते हैं, जैसे कि इनके जो प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन वो आपको हेल्प करेंगे। ये आपको सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि पहला है, दुर्कीम समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर है। मतलब दुर्कीम ने समाजशास्त्र विषय को कॉलेज में स्कूलों में स्टार्ट करने के बोला था। दूसरा, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में बता ही दिया था आपको कि PhD किया है। दुर्कीम ने समाजशास्त्र को स्वतंत्र एवं स्वायत्त विज्ञान के रूप में विकसित किया है, कि मतलब समाजशास्त्र जो है ऑटोनोमस है, मतलब स्वतंत्र, ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट है, स्वायत्त है, ऑटोनोमस है। दुर्कीम के प्रत्यक्षवाद का केंद्र सामाजिक तथ्य है। दुर्कीम की सामाजिक पद्धति जीव शास्त्र के अनुभव पर स्थित है। समाज स्वतः स्फूर्त है, याद रखना जरूरी, एग्जाम बहुत बार पूछा जा चुका है। सुई जनरिस किसने कहा? दुर्कीम ने कहा। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम सांख्यिकी का प्रयोग किया है दुर्कीम ने। दुर्कीम अगस्ट कॉम्टे, सेंट साइमन और मॉन्टेस्क्यू से प्रभावित है। ये भी आता है कि दुर्कीम किससे प्रभावित है। दुर्कीम अगस्ट कॉम्टे, सेंट साइमन और मॉन्टेस्क्यू से प्रभावित है। ये भी पूछा जा चुका है कि एकात्मकता के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने किया, कि एकता के आधार पर समाजों का वर्गीकरण दुर्कीम ने किया है। दुर्कीम ने संस्थाओं की सामान्य व विकृत कार्य प्रणाली के बीच अंतर किया है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। शिक्षा की पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है किसने? दुर्कीम ने किया है। तो ये लाइन आपको याद रखना जरूरी है, परिभाषा। फिर अपराध सभी समाजों का अभिन्न अंग है, किसने कहा? दुर्कीम ने कहा। दुर्कीम ने समाज को नैतिक समुदाय कहा है। दुर्कीम ने सहसंबंध अंतर्विधि का प्रयोग किया है। सावयी एकता का सूचक सुधारात्मक है। फिर है, दुर्कीम ने आत्महत्या के अध्ययन के लिए 11 देशों का अध्ययन किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र के रूप में विभक्त किया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे दुर्कीम ने तुलनात्मक और ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना जरूरी है। तो आपको इसके ये जो इमाइल दुर्कीम जी का PDF आपको संकल्प JRF के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू फॉर एवरीवन क्लास देखने के लिए। बाय।